अंधेरे साए, एक हवेली का काला सच, शुरुआत और अनजानी आशंका। मेरा नाम ईशा है। मेरी शादी को अभी मुश्किल से 1 महीना ही बीता था। मेरे पति समीर एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर हैं। समीर स्वभाव से बहुत शांत और सुलझे हुए इंसान हैं। कम से कम मुझे ऐसा ही लगा था। हमारी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। समीर के परिवार में उनके बड़े भाई जेठ जी राघव, उनकी पत्नी जेठानी मृदुला, छोटा भाई देवर वरुण और ससुर जी रहते थे। सासू माँ का देहांत सालों पहले हो चुका था। समीर को शादी के तुरंत बाद एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में 10 दिनों के लिए विदेश जाना पड़ा। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहा, ईशा, मुझे बुरा लग रहा है तुम्हें इस बड़े घर में अकेले छोड़कर जाते हुए, लेकिन ये प्रोजेक्ट मेरे करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। भैया और पापा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैंने मुस्कुराकर उन्हें विदा किया। मुझे क्या पता था कि जिस घर को मैं अपना आशियाना समझ रही थी, उसकी दीवारों के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था। रात का सन्नाटा। हवेली शहर के शोर शराबे से दूर एक एकांत इलाके में थी। चारों तरफ ऊंचे पेड़ और सन्नाटा छाया रहता था। शादी के 15वें दिन की बात है। रात के करीब 2 बज रहे थे। मुझे अचानक प्यास लगी। पास रखे जग में पानी खत्म हो चुका था। मैं अपनी नींद भरी आंखों को मलते हुए नीचे किचन की तरफ जाने लगी। हवेली की सीढ़ियां लकड़ी की थीं, जो हर कदम पर हल्की चरचराहट पैदा करती थीं। मैं दबे पांव नीचे पहुंची। पानी पीकर जैसे ही मैं वापस मुड़ी, मुझे गैलरी के आखिरी कोने में बने जेठानी जी मृदुला के कमरे से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। हैरानी की बात यह थी कि जेठ जी राघव उस रात शहर से बाहर किसी बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे। मैंने सोचा शायद मृदुला दीदी फोन पर बात कर रही होंगी, लेकिन तभी मुझे एक मर्द की दबी हुई हंसी सुनाई दी। कौतूहल और डर के मारे मेरे पैर वहीं जम गए। मैंने सोचा, क्या कोई चोर घुसा है? खौफनाक मंजर। हिम्मत जुटाकर मैं धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था, बस सटा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से उसे थोड़ा और धकेला। कमरे के अंदर की रोशनी मध्यम थी, लेकिन जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरी जेठानी मृदुला बिस्तर पर बैठी थी और उनके अगल बगल कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर जी और देवर वरुण बैठे थे। उनकी बातें और उनके हाव भाव किसी भी सभ्य रिश्ते की मर्यादा से कोसों दूर थे। ससुर जी, जिन्हें मैं बहुत सम्मान की नज़र से देखती थी, वो अपनी बहू के साथ खिलखिलाकर बातें कर रहे थे, और वरुण, जो अपनी भाभी को माँ समान कहता था, वो उनके कंधे पर हाथ रखे बैठा था। उनकी बातों से साफ लग रहा था कि ये कोई पहली बार नहीं था। वे लोग जेठ जी राघव के वापस आने और फिर अगले शिकार के बारे में बात कर रहे थे। मेरा जी मिचलाने लगा। मैं वहां से भागना चाहती थी, लेकिन तभी मेरे हाथ से पानी का गिलास छूटकर नीचे गिर गया। कौन है वहां? ससुर जी की कड़कती आवाज गूंजी। बिना सोचे समझे मैं ऊपर की तरफ भागी। पीछे से दौड़ने की आवाजें आ रही थीं। मैं अपने कमरे में घुसी और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि मुझे लगा मेरा दम निकल जाएगा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। ईशा, क्या हुआ छोटी बहू, तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही थीं? ये ससुर जी की आवाज़ थी। वही मिठास, वही बनावटी चिंता। मैंने जवाब नहीं दिया। मैं बिस्तर के कोने में दुबक गई। अगले 10 मिनट तक वे दरवाज़ा खटखटाते रहे, फिर सन्नाटा छा गया। मुझे पता था कि वे अब जान चुके हैं कि मैंने उन्हें देख लिया है। देवरानी। अगली सुबह मैं डरी सहमी बाहर निकली। डाइनिंग टेबल पर सब ऐसे बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मृदुला दीदी ने मुस्कुरा कर कहा, ईशा, रात को शायद तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। पापा जी बता रहे थे तुम भागकर कमरे में गईं। मैंने बस सिर हिला दिया। मेरी नज़र देवरानी सलोनी पर पड़ी। सलोनी की शादी वरुण से कुछ महीने पहले ही हुई थी। वो हमेशा चुप रहती थी और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। आज मुझे उसकी चुप्पी का मतलब समझ आ रहा था। दोपहर में जब सब सो रहे थे, मैं चुपके से सलोनी के कमरे में गई। वो बिस्तर पर लेटी रो रही थी। मैंने उसके पास जाकर उसके हाथ पकड़े। मेरे स्पर्श से वो बुरी तरह कांप उठी। सलोनी, डरो मत, मैंने कल रात सब देख लिया है, मैंने फुसफुसा कर कहा। सलोनी फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी कमीज की आस्तीन ऊपर की, वहां सिगरेट से जलाए जाने के निशान थे। उसने बताया, ईशा दीदी, ये घर नहीं, नर्क है। वरुण, जेठ जी और ससुर जी, ये सब एक जैसे हैं। ये लोग औरतों को सिर्फ एक खिलौना समझते हैं। मृदुला दीदी इस सब में उनकी साथी हैं। वे ही हम जैसी नई बहुओं को फंसाती हैं। उसने बताया कि कैसे उसे रात में नशीली दवाइयां दी जाती थीं, और जब उसने विरोध करना शुरू किया तो उसे यातनाएं दी गईं। समीर का सच।
मेरा सबसे बड़ा डर ये था कि क्या समीर भी इस सब में शामिल है। मैंने सोचा कि समीर के आते ही मैं उसे सब बता दूंगी और हम यहाँ से भाग जाएंगे। 2 दिन बाद समीर वापस आए। मैंने रात को उन्हें एकांत में ले जाकर रोते हुए सब कुछ बता दिया। मुझे उम्मीद थी कि वे मुझे गले लगाएंगे और सुरक्षा देंगे, लेकिन समीर के चेहरे के भाव नहीं बदले। वे ठंडी मुस्कान के साथ बोले, ईशा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। इस घर के अपने नियम हैं। हम सब एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। पापा जी जो कहते हैं वही इस घर का कानून है। तुम्हें भी इसे स्वीकार करना होगा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे अपने पति भी उसी दलदल का हिस्सा थे। समीर ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और कहा, आज रात तुम्हें पापा जी के कमरे में जाना है। मना मत करना, वरना सलोनी का हाल तो तुमने देखा ही है। योजना और साहस। उस रात मुझे मेरे ही कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन वे भूल गए थे कि मैं एक पढ़ी लिखी और आधुनिक युग की लड़की हूँ। भले ही उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया था, लेकिन मेरे पास मेरा लैपटॉप था जो मेरे बैग में छिपा हुआ था। हवेली में इंटरनेट की सुविधा थी। मैंने तुरंत अपने भाई को सारी स्थिति ईमेल की और अपनी लोकेशन भेजी। साथ ही मैंने चुपके से सलोनी के पास जाकर उसे तैयार रहने को कहा। रात के 1 बजे जब हवेली गहरी नींद में थी, मैंने खिड़की से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। हवेली की पुरानी दीवारों पर पाइप लगे थे। मैंने और सलोनी ने साड़ियों की रस्सी बनाई और नीचे उतरने की कोशिश की। संघर्ष। हम नीचे पहुंच ही पाए थे कि अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। वरुण और राघव हाथ में टॉर्च लेकर बाहर आ गए। पकड़ो इन्हें, ये भाग रही हैं, वरुण चिल्लाया। हम जंगल की तरफ भागे। पीछे से गोलियों की आवाज़ आई। मेरा दिल बैठ गया। तभी दूर से पुलिस की सायरन सुनाई दी। मेरे भाई ने समय पर पुलिस को सूचित कर दिया था। पुलिस की गाड़ियां हवेली के गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुईं। ससुरजी, समीर, वरुण और राघव को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान हवेली के तहखाने से कई ऐसी चीजें मिली जिससे साबित हो गया कि वे लोग मानव तस्करी और देह व्यापार के काले धंधे में भी लिप्त थे। उपसंहार। आज उस घटना को 2 साल बीत चुके हैं। समीर और उसका परिवार जेल की सलाखों के पीछे है। सलोनी अब मेरे साथ रहती है और हम दोनों ने मिलकर एक एनजीओ शुरू किया है जो घरेलू हिंसा के शिकार महिलाओं की मदद करता है। उस रात की प्यास ने मेरी जिंदगी उजाड़ तो दी थी, लेकिन उसने मुझे एक ऐसी सच्चाई दिखाई जिसने न जाने कितनी और लड़कियों की जान बचा ली। रिश्तों का नकाब उतर चुका था और अब हम आज़ाद थे। क्या आप इस कहानी में कोई और मोड़ चाहते हैं या किसी पात्र के बारे में अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं?